हेलो एवरीवन। उधर हमें दिखाते हैं कि जियांग की मॉम को जैसे ही पता चलता है कि शीशियाओ के डैड ने शादी कर लिया है तो बस वो भी काफी गुस्से में और अपसेट दिखाई दे रही थी, ड्रिंक भी कर रही थी और साथ ही साथ अपने बेटे से कह रही थी कि जैसे ही तुम्हारा यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है हम ये घर छोड़कर वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट डे जैसे ही जू वॉन की आंख खुलती है वो देखती है कि शीशियाओ उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आया है। वो बुके थे और ये फ्लावर्स उसे बहुत पसंद आते हैं। वो शीशियाओ से कहती है कि तुम्हारा लॉन थोड़ा सूना सूना लगता है, इसमें कुछ फ्लावर्स ना लगाएं। वो कहता है जो तुम चाहो, जैसे चाहो इसे सजा सकती हो। और फिर इसके साथ ही हमें पता चलता है कि आज वो लोग गूमेंग और फैन से मिलने के लिए गए हुए थे, जो कि दोनों फाइनली अब एक कपल बन ही चुके थे। उसके बाद शीशियाओ जू वॉन से कहता है कि तुम घर पर मेरा वेट करना, मुझे कुछ काम है, दादाजी से मिलने के लिए जाना है। और वो घर पर वेट करने से पहले एक नर्सरी जाती है, बहुत अच्छे अच्छे से प्लांट्स वहाँ से चूज करती है और घर जाकर लॉन को सजाने लगती है। वो ये सरप्राइज शीशियाओ के लिए प्रिपेयर कर रही थी और उसे मैसेज करती है कि जल्दी वापस आ जाना। वो कहता है मैं बस आने ही वाला हूँ। लेकिन इसके साथ ही हमें दिखाते हैं कि वो दादाजी के घर पर गया हुआ था और उन्हें यही कह रहा था कि मेरे जो 10% शेयर्स हैं मैं किसी को भी वोट नहीं देना चाहता, ना आंटी को और ना ही डैड को। दादाजी ने तो उसे यस बोल दिया था, लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है तो उसके डैड अपनी हरकतों पर उतर आते हैं। उससे कहने लगते हैं कि जू वॉन ने मेरी शादी पर जो तमाशा किया था, तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसे माफ कर दूंगा? मैं उसे उठवाऊंगा और उससे हर वजह पूछूंगा, उसे तंग कर दूंगा, उसका जीना मुश्किल कर दूंगा। हाँ, लेकिन एक शर्त पर मैं ये सारा कुछ डिसमिस कर सकता हूँ और वो ये है कि बेशक तुम मुझे शेयर्स के लिए वोट ना दो, लेकिन मेरे साथ चलो। एक और आदमी था, उनका बिजनेस पार्टनर, जिसके पास काफी शेयर्स थे और वो बस उसके सामने यही दिखाना चाहते थे कि मैं एक हैप्पी फैमिली में जीता हूँ, तभी उसके हिस्से का वोट डैड को मिल सकता है। वो ये शर्त रखते हैं और इसके साथ ये भी कहते हैं कि ना सिर्फ इतना बल्कि इसके बाद तुम एक अच्छे बच्चे बनकर अब्रॉड जाओगे। और ये सारा कुछ वो जू ऑन के नाम पर उसे ब्लैकमेल करके अचीव करना चाहते थे। जू ऑन तो उसका वीक पॉइंट थी, उसकी रेड लाइन थी। वो तुरंत ही डैड के साथ गाड़ी में बैठ जाता है, लेकिन जैसे ही वो उनके घर पहुंचता है तो वो वहां जाकर ऐसा करते हैं कि सबसे पहले तो उसका फोन कॉन्फिस्केट कर लेते हैं और कहते हैं कि जब तक शेयर होल्डर्स की मीटिंग हो नहीं जाती तब तक तुम इस घर से पैर बाहर नहीं निकाल सकते। अच्छे बच्चे बनो, वरना मैं जू वॉन से मिलने के लिए चला जाऊंगा। उधर जू वॉन परेशान थी कि शीशियाओ का फोन ही नहीं लग रहा था, ना कोई मैसेज का जवाब आ रहा था। शीशिया अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था वहां से भागने की, जू वॉन से कांटेक्ट करने की, पर कुछ नहीं हो पाता था। लेकिन फैन के थ्रू जू वॉन को इतना जरूर पता चल गया था कि अक्सर लू फैमिली में ऐसा होता है। उसके डैड उसे सबक सिखाने के लिए उसका फोन भी छीन लेते हैं, उसे घर पर भी कुछ दिनों के लिए बंद कर लेते हैं। लेकिन जू वॉन कहने लगती है ऐसा मैं अब होने नहीं दूंगी, मैं उसकी हेल्प करने जाऊंगी। जियांग भी ये सुन लेता है और उससे कहने लगता है कि अगर तुम उससे मिलना चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए एक रास्ता क्लियर कर सकता हूँ। अब जियांग ऑफ कोर्स लू फैमिली का ही बच्चा था, उनका खून था, तो उसे उस घर में जाने की एंट्री थी। वो घर में एंटर होता है लेकिन लॉक लगने की बजाय खुला छोड़ देता है और बस इसी तरह से जू वॉन अंदर एंटर हो जाती है। वो घर को पहले ही जानती थी तो तुरंत ही भागती हुई छुपती छुपाती वो शीशियाओ की खिड़की के नीचे पहुंच जाती है। अंदर एक दो पत्थर फेंकती है। वो उसे देखता है तो हैरान हो जाता है, इशारे करता है जाओ यहाँ से। नहीं जाती तो उसे एक मैसेज नीचे भेजता है बहुत ही क्यूट वे में, जिसमें लिखा हुआ था सॉरी मैं अपना प्रॉमिस नहीं निभा सका लेकिन तुम जाओ। पर वो जवाब देती है ऐसे थोड़ी चली जाऊंगी, तुम्हें अपने साथ भगा कर लेकर जाऊंगी। अब जियांग तो अंदर चला गया था और उसके डैड उसे देखकर हैरान थे कि ये अचानक से मिलने क्यों आया है। और वो बहाना ये बनाकर आया था कि आपका दिया हुआ फाउंटेन पेन मैं वापस लौटाने आया हूँ और थोड़े ही अरसे में मैं बीजिंग शिफ्ट हो रहा हूँ, हम ये घर छोड़ रहे हैं और उसके बाद हम लू फैमिली से कोई नाता नहीं रखना चाहते। उसके डैड कहते क्या इतनी सी बात करने के लिए तुम मेरे घर तक आए हो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। और फिर इसके साथ ही उसे अपने साथ बिठा लेते हैं, उसे एक ड्रिंक भी देते हैं और उससे कहते हैं कि चाहे जो भी हो मैं तुम्हारा बायोलॉजिकल फादर हूँ। और साथ ही साथ उसे स्टडीज से रिलेटेड मशवरा दे रहे थे कि तुम कंप्यूटर साइंस चूज करने की बजाय आर्किटेक्चर चूज कर लो। वो तो बस अपने फायदे के बारे में हमेशा सोचते थे। वो उसे आर्किटेक्चर इसलिए चूज कराना चाहते थे क्योंकि वो खुद रियल एस्टेट का कारोबार करते थे। और साथ ही साथ उससे कहने लगते हैं कि मैं तुम पर विश्वास रखता हूँ कि तुम समझदार रहोगे। एक मर्द के लिए उसका कैरियर सबसे इम्पोर्टेंट होता है, शीशियाओ की तरह ना बनना जो कि एक छोटी उम्र के रोमांस के पीछे अपने कैरियर पर दाव लगा रहा है।
अभी ये बातें चल ही रही थी कि इतने में फायर अलार्म बज जाता है। एक्चुअली ये जू ऑन के काम थे। और इतने में जैसे ही गार्ड शी शियाओ के पास पहुंचते हैं, वो उनसे कहने लगता है कि मैं तो सेफ हूँ, लेकिन अपने बॉस के बारे में सोचो। और वो तुरंत ही डैड की तलाश में भाग जाते हैं। वो यहाँ से अपना फोन उठाता है, जू ऑन उसे तलाश कर लेती है और इतने में इमरजेंसी लाइट्स भी ऑन हो जाती हैं। सारे लोग शी शियाओ को तलाश कर रहे थे और शीशिया और ज़ुओन फाइनली वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। वो लोग थोड़ी देर तक तो उसका पीछा करते हैं, लेकिन बाद में गिव अप कर देते हैं। डैड को पता चलता है कि ज़ुओन यहाँ आई थी और ये सारा काम उसने किया है, मेरे बेटे को भगा कर ले गई है। वो पहले तो जियांग पर गुस्सा करते हैं कि तुम्हारे बहाने यहाँ पर आई थी और तुमने मेरे साथ गद्दारी की है। पहले तो उससे काफी लड़ते हैं और फिर उसके बाद उससे कहने लगते हैं कि जो गलती तुमने की है अब इसे करेक्ट करो। कंपनसेशन इस तरह से होगी कि कल तुम मेरे साथ मिस्टर चैंग के साथ फैमिली डिनर पर जाओगे। पहले मैंने शी शियाओ को लेकर जाना था, अब वो नहीं है तो तुम जाओगे। वो कहता है क्या मैं शी शियाओ का प्लान भी हूँ? पर डैड को ये बातें जैसे दिल को लगती ही नहीं थी। वो बहुत प्रैक्टिकल थे। उससे कहने लगते हैं शी शियाओ ने खुद ही ये चांस गिव अप किया है और तुम्हारे पास आ गया है, फायदा उठाओ। उधर हमें दिखाते हैं कि ज़ुओन और शी शियाओ दोनों ने फैसला किया था कि वो कहीं दूर जाएंगे जहां पर वो स्नोफॉल भी देख सकेंगे और इसीलिए वो अपनी ट्रेन की टिकट्स बुक करा लेते हैं। ये ट्रेन का सफर इतना कंफर्टेबल तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो दोनों बहुत खुश थे क्योंकि वो एक साथ थे। वहां पर वो सुंदर से नज़ारे एक साथ एंजॉय करते हैं और फाइनली एक बेइचंग नामी सिटी में पहुंच जाते हैं। ये बहुत ही ट्रेडिशनल टाइप की सिटी लग रही थी। यहाँ पर इकट्ठे बैठकर वो लोग वहाँ का खाना खाते हैं, एक साथ एंजॉय करते हैं, कुछ गेम्स भी खेलते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे जिंदगी बहुत सुंदर है। वो बहुत आज़ाद फील कर रहे थे। और इस ट्रेडिशनल सी सिटी में वो लोग एक चर्च देखते हैं जहाँ पर एक सिंपल सी वेडिंग हो रही थी। और ये देखते ही ज़ुओन कहती है कि हर लड़की का सपना होता है ऐसी एंडिंग लेना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी लाइफ अभी भी बहुत सुंदर है। और इसके साथ ही वो शी शियाओ से कहती है क्यों ना हम दोनों डेटिंग स्टार्ट करें। और वो तो हमेशा से यही चाहता था। और बस ये दोनों किस करते हैं और अब फाइनली वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन चुके थे। अब उसके बाद शी शियाओ की गोद में ज़ुओन सो जाती है और फिर इसके साथ ही उसे एक सपना आता है कि जैसे उसी चर्च में ज़ुओन और शी शियाओ खड़े हुए हैं। उनकी वेडिंग सेरेमनी होती है, वो सारे रिचुअल्स पूरा करते हैं और फिर उसके बाद शी शियाओ उसे एक बुक देता है और कहता है एक सीरियस से फेस के साथ कि फेरी टेल्स कभी भी सच नहीं होती, ये सब झूठ होती हैं। और इसके साथ ही वो जैसे ही वो कहानी की बुक खोलती है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ पर सारे हैप्पी कैरेक्टर्स की जगह मॉन्स्टर्स के फेसेस लगे हुए हैं। और जो कहानियों में हैप्पीली लिव्ड एवर आफ्टर होता है, उसकी कहानी कुछ मेरे मॉम डैड की कहानी की तरह होती है। मॉम और डैड उसके हमेशा लड़ते रहते थे और उसको ऐसा लगता है कि जैसे रोमांस बस थोड़े दिनों का होता है, जब जिंदगी की रियलिटी सामने आती है तो जिंदगी एक हॉरर फिल्म बन जाती है। थैंक्स गॉड ये सब कुछ एक सपना था। उधर हमें मेन सिटी में दिखाते हैं कि डैड अपने बिजनेस पार्टनर से मिलाने के लिए अपने बेटे जियांग को लेकर चले गए थे, लेकिन जियांग थोड़ा अपसेट दिखाई दे रहा था। उसके कपड़े और जूते भी थोड़े थोड़े खुले थे, लेकिन डैड को तो जैसे अपना मतलब निकालना था। वो इस मीटिंग के बाद बहुत खुश थे और कहते हैं कि तुम बिजनेस के बारे में कितनी जहानत की बातें करते हो, आइंदा तुम ही मेरे साथ इस तरह के डिनर्स पर जाना। उनका बिजनेस पार्टनर काफी खुश हुआ था कि इस लड़के ने अपने बल पर देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है, लेकिन जियांग बहुत ही अपसेट दिखाई दे रहा था और उसके अपसेट होने की वजह हमें थोड़ी ही देर में पता चल जाएगी। जबकि दूसरे शहर में हमें दिखाते हैं कि एक होटल में स्टे करने वाले थे वो दोनों और यहाँ पर जानबूझकर शी शियाओ कहता है कि हमें सिंगल रूम चाहिए, लेकिन बाद में चेंज करके डबल कह देता है। पर यहीं से ही उनकी सैड स्टोरी स्टार्ट होने लगती है क्योंकि उसके कार्ड्स दोनों ही डिक्लाइन हो चुके थे। उसके डैड ने उसके कार्ड सस्पेंड कर दिए थे। अब उनके पास इतना पैसा नहीं था कि इस वीआईपी होटल में स्टे कर सकें। उन्हें एक सस्ता सा होटल ढूंढना होगा, एक ऐसी जगह जहां पर उन दोनों का कैश मिलाकर उनका खर्चा तो पूरा हो सके। जबकि जियान जैसे ही घर वापस आता है तो उसकी मॉम किसी लेडी को घर दिखा रही थी रेंट पर देने के लिए, क्योंकि वो तो यहाँ से शिफ्ट होने का प्लान कर रही थी। और वो लेडी बहुत खुश हो रही थी कि आपका बेटा कितना कैपेबल है। इतने सारे मॉडल्स और ट्रॉफीज खड़ी हुई थी और साथ ही साथ उसका एडमिशन जिस जगह पर हुआ था वो तो हर किसी का सपना होता था। लेकिन जियांग बहुत अपसेट था, तुरंत ही चिल्लाने लगता है और उस लेडी को घर से निकाल देता है कि ये घर रेंट के लिए नहीं है। और फिर उसके बाद उसने अपने कमरे की सारी चीजें तोड़ फोड़ करना स्टार्ट कर दी थी। वो इतना अपसेट इसलिए था क्योंकि उसको जो कपड़े और जूते पहनाए गए थे वो जल्दी जल्दी में शीशियाओ के ही लेकर आ गए थे। उसके उतरे हुए कपड़े उसे पहनाकर डैड ने उसे कहीं और प्रेजेंट कर दिया था। वो सोचता है कि कब तक, आखिर कब तक मैं सिर्फ और सिर्फ शीशियाओ की एक परछाई बनकर जीऊंगा।
उधर शीशिया और जूऑन ने और ज्यादा नॉर्थ की साइड पर ट्रैवल करना था, लेकिन अगर ट्रेन या बस से जाते तो टिकट का खर्चा बहुत ज्यादा था। इसीलिए वो सोचते हैं कि क्यों ना एक बाइक पर जाएं। और यहीं पर ही स्क्रैप में कुछ बाइक्स खड़ी हुई थी। शीशिया यहाँ थोड़ा बहुत काम करता है, उन बाइक्स को फिक्स करता है और स्क्रैप के मोल वो बाइक खरीद लेता है। अब वो दोनों बाइक करके अपना आगे का ट्रैवल कंटिन्यू किए हुए थे। उनके लिए ये सफर बहुत सुंदर था। वो दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए थे और इकट्ठे एक साथ बहुत सारी फोटोज बनाते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन जूऑन बहुत अच्छे से प्लानिंग कर रही थी, उन्हें किस तरह की रहने की जगह चाहिए और उन्हें कैसे काम को और अपनी स्टडीज को साथ लेकर चलना है। इसके लिए वो लोग फाइनली एक जगह तलाश कर ही लेते हैं। ये जगह बहुत सिंपल सी थी और यहाँ पर उन्हें खुद ही साफ सफाई करके अपना सेटअप रखना पड़ता है और साथ ही साथ एक छोटा सा रेस्टोरेंट और मोटेल टाइप जगह थी और हाउस ओनर को सर्विसेज में हेल्प करके वो लोग कुछ पैसा भी कमा सकते थे। यहीं पर ही उन्हें एक क्यूट सा हाउस ओनर का डॉग भी मिल जाता है, जिसके साथ उनका और भी मन लग जाता है। यहाँ पर अक्सर तो खाना खाने के लिए वो लोग इंस्टेंट नूडल्स ही बनाते थे। जूऑन कहने लगती है कि मैं कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम को रीटेक करना चाहती हूँ, क्योंकि दादी का यही सपना था और मैं उनका सपना पूरा करके एक अच्छी जगह एडमिशन लूंगी। और बस शीशियाओ कहता है, जो सपना तुम खुद के लिए सेट कर रही हो, मैं तो उसी के ही फुटस्टेप्स पर चलूंगा। जिस साइड पर तुम जाओगी, तुम ही मेरी लाइफ को लीड करोगी और मैं तुम्हारे साथ हर समर गुजारना चाहता हूँ। आज तक मैंने किसी से वादा नहीं किया, लेकिन तुमसे ये करता हूँ। अब एक दफा तो उसका ये वादा सुनकर जूऑन हैरान रह जाती है। शीशियाओ डर गया था ये इनकार करने वाली है, लेकिन वो कहती है सिर्फ समर ही क्यों, विंटर, ऑटम, फॉल हम सब इकट्ठे गुजारेंगे। अब उसके बाद वो दोनों एक बुक स्टोर पर जाते हैं। यहाँ पर अपने स्टडीज से रिलेटेड वो लोग कुछ बुक्स सिलेक्ट कर रहे थे और इसके साथ ही दोनों अपने अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल मिला देते हैं। पैन तो हैरान था कि शीशियाओ को पढ़ने की क्या जरूरत है, ये तो किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आसानी से एडमिशन ले सकता है। लेकिन वो कहता है नहीं, अब मेरे सपने जूऑन के साथ जुड़े हुए हैं और मैं अच्छी तरह से हार्ड वर्क करूंगा, उसे भी प्रोटेक्ट करूंगा, उसके साथ रहूंगा। और हाँ, मैं उसका जूनियर कभी नहीं बनना चाहता, इसीलिए इसी साल एंट्रेंस एग्जाम मुझे क्लियर करना होगा। अब यहीं से ही उन दोनों ने एक दूसरे के लिए एक गिफ्ट भी परचेज किया था। रात को वो दोनों बोनफायर के इर्द गिर्द खड़े हुए थे, एक दूसरे से बोल रहे थे कि कौन पहले गिफ्ट दिखाएगा। लेकिन फिर फाइनली वो दोनों इकट्ठे ही एक दूसरे से गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं और उसमें इतना अजीब हुआ था कुछ। और पता है वो क्या था? शीशियाओ ने उसकी एक पिक्चर प्रिंट कराई थी और वो पिक्चर थी बिल्कुल पहले सीन की, कि जब उसने इतना बड़ा असेंबली में कांड किया था। उस समय जूऑन कंपेयरिंग कर रही थी और उनकी इकट्ठे ही एक फोटो क्लिक हो गई थी, जबकि जूऑन ने उसके लिए क्या खरीदा था, एक फोटो फ्रेम। वो सोचने लगते हैं कि ये कैसे हो सकता है, हमें तो बिल्कुल आइडिया नहीं था एक दूसरे के लिए क्या लिया है, जो भी लिया था एक दूसरे के साथ फिट गुजरता था। इसीलिए वो कहते हैं कि हम दोनों मेंट फॉर ईच अदर हैं। और इसके साथ ये पार्ट खत्म होता है। अभी तक तो ये स्टोरी एक फेरी टेल है, तो क्या ये फेरी टेल एक हॉरर स्टोरी में बदलेगी कि नहीं, ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।